हेलो हेलो एस्पिरेंट नीट 2021। अभी कुछ दिनों से एक क्वेरी आ रही थी कुछ बच्चों का। वो जब रिवीजन कर रहे हैं और जब वो टेस्ट लिख रहे हैं और टेस्ट का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो वो उसमें तीनों में एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो रिवीजन कैसे करें, टेस्ट कैसे लिखें और टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। जैसे अभी कुछ दिनों से क्यूरीज आ रहे थे तो सर हम प्रॉपर टाइम में प्रॉपर चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, हमें टेस्ट में जब टेस्ट दे रहे हैं तो प्रॉपर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं टाइम की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं रिवीजन को एक इफेक्टिवली वे में कैसे करें। हमारे बहुत सारे मैक्सिमम जो है बच्चे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और वो अब टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो टेस्ट को प्रॉपर ढंग से इंगेज कैसे करें, मैक्सिमम टेस्ट को कैसे एक रिवीजन का स्ट्रेटजी बनाएं और रिवीजन की स्ट्रेटजी बना के उसको टेस्ट में इंगेज करें, उसका एनालिसिस करें। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका रिवीजन हो चुका है और आप टेस्ट में इंगेज होना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले रिवीजन के रिगार्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाइए। तो आपको रिवीजन करना कैसे है। जैसे सपोज दैट जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तो उससे पहले प्री रिवीजन के कुछ प्री रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपकी प्री रिवीजन स्ट्रेटजी का एक सेक्शन होना चाहिए। जो प्री रिवीजन स्ट्रेटजी जो है वो रिवीजन से पहले आप एक रिटन फॉर्म में अपने टेबल पे चिपका लो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्री रिवीजन स्ट्रेटजी। यानी कि अगर कोई पूछे तो टेस्ट से पहले, प्री टेस्ट से पहले अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन से पहले प्री रिवीजन स्ट्रेटजी का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 50% इंपॉर्टेंस आपका रिवीजन रहता है और 50% प्री रिवीजन स्ट्रेटजी होता है। प्री रिवीजन स्ट्रेटजी को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे इसको मैनेज करना है, तो सबसे पहले आप ये देखो। आप रिवीजन करना कहाँ से चाहते हो, आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट मतलब हो सकता है कंटेंट आपका क्लासरूम नोट्स हो सकता है आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखा होगा, शॉर्ट नोट्स हो सकता है आपने फॉर्मूला नोट्स बना के रखा होगा, फॉर्मूला नोट्स होगा। आपके PYQ हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं। और आपके क्या हो सकते हैं, सीट, जो आपने वर्कशीट सॉल्व किया होगा उस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस मार्क करके आपने रखा होगा मार्क फॉर रिव्यू के लिए, तो वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंटेंट डिसाइड करो। कंटेंट आपने रिवीजन कहाँ से करने हैं और किस तरीके से करने, कहाँ से पढ़ने हैं। आपने शॉर्ट नोट से पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स को आप डिसाइड करो। फॉर्मूला नोट से पढ़ना है, फॉर्मूला नोट्स को आप अपने टेबल पे रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि अपने एक लिमिटेड कंटेंट को जरूर डिसाइड कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है आप पढ़ते कितना ज़्यादा पढ़ते हो ये कहीं भी मायने नहीं रखता है। आप ये पढ़ते हो तो आप लिमिटेड चीज़ को आप कितना ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, आपके कितने कंटेंट है ये कभी भी मायने नहीं रखेगा। आपके पास हो सकता है 4 इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट नोट्स पढ़े हो, कोई फायदा नहीं है। आप एक नोट्स को उठाओ और उस नोट्स के क्रॉसपोंडिंग शॉर्ट नोट्स आपने बनाया होगा तो ठीक है। अदरवाइज आप उस क्लासरूम नोट्स को ही आपने 1-2 बार रिवीजन जरूर किया होगा, उस रिवीजन के क्रॉसपोंडिंग आपने कुछ मार्क किया होगा, उस मार्क को आप पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़ते चलो। तो आपके पास एक कंटेंट के मामले में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए जहां से आप उसको रेफर करने वाले हो, जहां के क्वेश्चंस आप देखने वाले हो थ्रू आउट द। तो आपके पास सबसे पहले प्री रिवीजन स्ट्रेटजी में सबसे पहले अपने कंटेंट को आप जरूर फिक्स करो। तो आप मान के चलो आपको कुछ क्वेश्चन देखने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं क्या वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आपने मार्क करके रखा है। मान के चलो किसी बच्चे ने वर्कशीट का क्वेश्चन नहीं लगाया तो वो अपने प्रीवियस ईयर लगाया है आपने क्या, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपने लगाया होगा ना, कहीं ना कहीं किसी के नोट्स को तो आपने पढ़ा होगा ना। नोट्स के क्रॉस में अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है तो क्या आपने क्लासरूम नोट्स में कुछ ना कुछ मार्क तो किया होगा ना। आप उसको एज ए कंटेंट के तौर पे अपने टेबल पे रखो। पहला काम तो यही करना है, कंटेंट बनाना है। कंटेंट आप क्या बनाना चाहते हो, रिवीजन में कितना टाइम, क्योंकि देखो बच्चों, अगर रिवीजन को आप सही टाइम पे नहीं कर पाए और रिवीजन का एक स्ट्रेटजी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाए तो आपका अच्छा स्कोर नहीं आने वाला है। टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो और टेस्ट में आपने नहीं परफॉर्मेंस किया तो नीट 2020 में भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप क्या पढ़ने वाले हो, कहाँ से पढ़ने वाले हो, किस तरीके से पढ़ने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने कंटेंट को जरूर मैनेज करो। अगर आपके पास इफेक्टिवली शॉर्ट नोट्स है
तो आप जरूर उसको टेबल पे रखा करो। फॉर्मूला नोट्स है, आपने बनाया है, फॉर्मूला कॉपी लगा रखी है, तो फॉर्मूला नोट्स करो। और प्रीवियस ईयर में अगर कुछ क्वेश्चन को आपने बुक मार्क करके रखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन को मार्क पर, आप जब भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप देखा करो तो आप इससे ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम लगा या नहीं लगा। अगर फर्स्ट टाइम नहीं लगा तो आप उसको मार्क करके रख सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख सकते हो आप। जैसे ही मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा तो आप नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो ये हमने फर्स्ट जो बताया वो कंटेंट की स्ट्रेटजी बताया। सो आप कंटेंट आपके पास जो भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट के पढ़े हो, जो भी ABCD किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ, ऑफलाइन मटेरियल हो, ऑनलाइन मटेरियल हो, आपने जैसे भी पढ़ा है, तो आप क्या, आपके पास शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला नोट्स आपके पास है। प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस आपने मार्क करके रख रही है, वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस लगा के आपने वर्कशीट लगाया हुआ, वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, तो उसको आप यूज कर सकते हो एज ए कंटेंट के फॉर्म में। क्लियर है? सेकेंड चीज, कंटेंट के बाद हम देखने वाले हैं वेटेज एनालिसिस। वेटेज एनालिसिस, वेटेज एनालिसिस ऑन, या चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस की बात कर सकते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस, बच्चे, मैक्सिमम बच्चे से जब हम बात करते हैं, पूछते हैं तो बेटा बताओ केमिकल काइनेटिक्स की कितनी वेटेज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC की कितनी वेटेज है, बायोमोलिक्यूल से बच्चे कितने क्वेश्चंस आएंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड की कितनी वेटेज है, एमाइन से कितने क्वेश्चन बनेंगे, पता ही नहीं होता है उनको। मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है। पूछूंगा बेटा बताओ सॉल्यूशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्यूशन ने प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, कौन सा टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या। तो मैक्सिमम बच्चे को चैप्टर वाइज वेटेज का एनालिसिस ही नहीं पता है। चैप्टर वाइज किस चैप्टर का कितना वेटेज है मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है। ऑर्गेनिक में जैसे हैलो एल्केन, सपोज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हैलो एल्केन हैलोडेंस एक चैप्टर है, एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर है। जब भी कभी नीट क्वेश्चन डिजाइन करता है तो हैलो एल्केन हैलोडेंस और एल्कोहल और फिनॉल को मिला के कुछ क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, बट उसके कंपैरिजन में एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड पे कम टाइम लगा के हैलो एल्केन हैलोडेंस और एल्कोहल फिनॉल पे ज्यादा टाइम लगा रहे हो। इंडिविजुअली आप देखो तो किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। जैसे सपोज दैट फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, जो 12th वाला पोर्शन है, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, काइनेटिक्स हो गया, एवरी ईयर 2-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप अगर 12th का भी आपने बोर्ड अटेम्प्ट किया है और आपका अगर ये 3 चैप्टर्स पे कंबाइंड है, तो आप नीट 2021 के लिए भी आप ये 3 चैप्टर्स को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास एक चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस, चैप्टर वाइज जो है ना, चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस होना चाहिए। तो किस चैप्टर का कितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका पहला होना चाहिए। सेकेंड चीज, चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस से भी काम नहीं चलेगा। अगर मान के चलो आपने चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस कर लिया, सो हाँ इस चैप्टर का इतना वेटेज है, कोऑर्डिनेशन से एवरी ईयर 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इक्विलिब्रियम का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस के बाद एक और काम करना है आपको, टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस। टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस, टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस का क्या मीनिंग है? टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस का ये मीनिंग है, तो अगर आपने किसी चैप्टर्स में एंटर किया, सपोज दैट आपने कोऑर्डिनेशन में एंटर किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर्स है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT के क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म है। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो नोमेनक्लेचर पूछता है, VBT है, CFT है, आइसोमेरिज्म है और वार्नर से। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से किससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया है। जैसे सपोज आप लास्ट 10 ईयर्स का आप ये एनालिसिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज एनालिसिस लास्ट 10 to 15 ईयर्स का एनालिसिस कर सकते हो। सो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े तो सबसे पहला फोकस हमारा VBT होना चाहिए। सो VBT, मैक्सिमम बार VBT से क्वेश्चंस पूछा गया। अब जिस बच्चे को VBT कंप्लीट है वो ऑलमोस्ट क्या कर सकता है, नोमेनक्लेचर के भी क्वेश्चन डन कर सकता है, क्योंकि VBT इनडायरेक्टली कनेक्टेड किससे, नोमेनक्लेचर से कनेक्टेड है। तो आप जब भी रिवीजन करते हो तो आप एक बेस टॉपिक को नहीं, एक ड्राइव टॉपिक को पकड़ सकते हो। सपोज VBT आपने कर लिया तो उसके अंदर नोमेनक्लेचर आपका एक बार री हो गया, क्योंकि नोमेनक्लेचर के बिना आप VBT तो कर ही नहीं सकते हो। VBT किया, VBT के बाद थोड़ा सा CFT भी एक वेटेज चैप्टर में से होता है, और आइसोमेरिज्म।
अगर किसी ने वीवीटी, सीएफटी और आइसोमेरिज्म को इफेक्टिवली कर लिया तो उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग यही है, आप अपने कंटेंट को डिसाइड करने, कंटेंट के बाद आपका सेकेंड जो प्रायोरिटी होता है वो चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस एंड नेक्स्ट टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस। ये स्मार्ट स्टडी करने का एक बेस्ट तरीका है। सो आप चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस, पता है कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज का है। जैसे पी ब्लॉक कंपाउंड ले ले, पी ब्लॉक से हमेशा से 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज है। अब पी ब्लॉक का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, 12th में आ रहा है। जैसे ग्रुप 15 की बात करें, 16 की बात करें, 17 की बात करें, 18 की बात करें, ये 12th में आ रहा है। अगर आपने 12th को अच्छी तरीके से पढ़ा है, एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ा है, तो आप नेट के अच्छी क्वेश्चंस कर सकते हो। नेट में जो 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो पी ब्लॉक के आप इजीली डन कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट वेटेज चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन सा चैप्टर है, अगर किसी को वीएसपीआर थ्योरी आता है तो वहाँ से मैक्सिमम बार क्वेश्चन वेस्पर से पूछा गया, वीएसपीआर थ्योरी से क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन से पूछा गया, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से पूछा गया और एमओटी से पूछा गया। यही 3 टॉपिक मेन है, वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी। अगर इस 3 टॉपिक्स को भी कर जाते हो तो आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लग जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग से। तो इंपॉर्टेंट ये है, तो आप रिवीजन करते कैसे हो, विदाउट एनी प्लानिंग आप रिवीजन के लिए मत बैठा करो। सबसे पहले आप प्री रिवीजन स्ट्रेटजी जरूर अपनाओ। प्री रिवीजन स्ट्रेटजी अपनाने से क्या होगा, आप एक इफेक्टिवली फॉर्म में रिवीजन कर पाओगे। तो फर्स्टली बच्चे हमने बात किया कंटेंट का। सो कंटेंट आप जरूर अपने फिक्स करो कंटेंट, कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सेकेंड चीज़ है चैप्टर वाइज एनालिसिस जरूर करो, चैप्टर वाइज को ही टॉपिक वाइज से। जैसे ही चैप्टर आप सपोज केमिकल बॉन्डिंग आज रिवीजन करने वाले हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में देख लो टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस। सो वेस्पर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया, उसके बाद वीवीटी में आया, वीवीटी में हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आया, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को हैंडल कर लो, एमओटी को हैंडल कर लो। तो आप चैप्टर वाइज एनालिसिस के बाद उस चैप्टर को अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, उसके बाद टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस खुद का होना चाहिए। कैसे करना है, प्रीवियस ईयर में जाओ, प्रीवियस ईयर में देख लो। सो उस टॉपिक पे रिसेंट ईयर 10 ईयर्स में या 15 ईयर्स, 10 ईयर्स का मैक्सिमम, 10 ईयर्स में कितने क्वेश्चन उस टॉपिक्स पे पूछा गया, आप उसको एज ए हैंड रिटन फॉर्म में आप अपने पेपर पे एज ए चिट फॉर्म में लिख लो, फिर जाके उस चैप्टर का प्लानिंग करो। तो पहला स्टेप क्या है, सो आप अपने कंटेंट को फिक्स करो। पहला स्टेप जो है 01, वो अपने कंटेंट को फिक्स करो, कंटेंट कहाँ से पढ़ना है। सेकेंड चीज़ जो है वो क्या है, स्टेप 02 में क्या करना है, चैप्टर वाइज एनालिसिस करो। सो कौन सा चैप्टर का किस तरह का वेटेज है। और थर्ड जो बात करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत बच्चे को देख रहा हूँ, वो दोनों काम कर रहे हैं। कंटेंट उनका पता है कितना रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज भी पता है, उनको वेटेज पर भी पता है कौन सा टॉपिक की कितनी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब ऑन डेस्क बैठते हैं तो वो एक ही चैप्टर पे, जैसे बोलते कोऑर्डिनेशन रिवाइज करना है उनको, ये 3 टॉपिक उठाना है, उनको पता ही नहीं है सो कितने टाइम में रिवीजन करना है। उन्होंने डेस्क पे बैठा, किसी ने 1 आवर लगा दिया, किसी ने 2 आवर लगा दिया, पढ़े जा रहे हैं, बीच में हमने ब्रेक ले लिया, बढ़िया वाला ब्रेक लेके फिर से स्टडी कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है आपको टाइमिंग फ्रेम में अपने को डालना ही पड़ेगा। जैसे ही आपने टाइमिंग फ्रेम में अपने को डाला तो उससे क्या होगा, आपको इजीली हैंडल पता चल जाएगा, सो हमने इस टॉपिक को कितने टाइम में कंप्लीट किया। और चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस के बाद जब आप एक चिट बनाते हो, सपोज दैट आपने कोई चैप्टर का आपने स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी बनाया, मान के चलो मैंने कोऑर्डिनेशन का स्ट्रेटजी बनाया, कोऑर्डिनेशन का रिवीजन स्ट्रेटजी बनाया, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया, तो हमने कंटेंट कहाँ से पढ़ना है। कंटेंट हमारा सपोज है शॉर्ट नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स कहाँ हो गया, PYQ हो गया, कुछ फॉर्मूला हमने बनाया वो हो गया, कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ बुक मार्क क्वेश्चंस हो गए, ये हो गया। सेकेंड हमने क्या बनाया, तो टॉपिक वाइज एनालिसिस कर किया, वो टॉपिक वाइज वेटेज उसका हमने एनालिसिस कर लिया। तो सबसे ज़्यादा है VVT है, फिर CFT है, एंड थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर को हमने हैंडल कर लिया। थर्ड टाइम आप टाइमिंग जरूर लिखा करो। जब भी आप कोई चिट फॉर्म में बना रहे हो किसी भी चैप्टर का रिवीजन स्टडीज, तो टाइमिंग जरूर मेंशन करो। मान के हमने एक अपने मन से एक फ्रेम किया, क्योंकि आपको पता होगा आप जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आपने इससे पहले ड्यूरिंग द क्लासरूम जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो कम से कम कुछ ना कुछ टाइम तो डिवोट किया होगा ना रिवीजन पे। सपोज दैट आपने पूरी कोऑर्डिनेशन को पढ़ने में 2 आवर्स लगाया,
तो आप टाइमिंग यहाँ पे लिख दो, तो 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग लगी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप स्टेप 03 को करते हो तो टाइमिंग को आप जरूर लिमिट किया करो। तो आप कितने टाइमिंग में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और उस टाइमिंग को आप अपने ब्रेक टाइम में डिवाइड कर सकते हो। सपोज दैट आपने 2 आवर्स लगाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, तो आप 1 आवर लगा सकते हो। आप हाफ एन आवर का एक इंटरवल ब्रेक ले सकते हो। सो हम हाफ एन आवर करके, मतलब 1/4 माने 30 मिनट्स करके हमने 4 ब्रेक लेके हमने कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करना है। लेकिन जब तक आप टाइम फ्रेम में नहीं डालोगे, आपका रिवीजन एक प्रॉपर इफेक्टिवली फॉर्म में नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप जब भी पढ़ते हो तो ये प्री रिवीजन स्ट्रेटजी इस 3 फॉर्म में दिखना चाहिए। एक बार मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, तो जब भी आप रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हो, रिवीजन करने से पहले आज क्या रिवीजन करना है उसके लिए आप एक रिवीजन स्ट्रेटजी चिट फॉर्म में ऑन पेपर में हैंड रिटन आपके पास होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट मीन्स आपने क्या शॉर्ट नोट से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, PYQ लगाने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपने बुक मार्क किया है वो पढ़ना है, वो कंटेंट आपका पता होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए? टॉपिक वाइज वेटेज पता होना चाहिए उस चैप्टर का, जिस चैप्टर को आप हैंडल आउट करने वाले हो। सेकेंड, कितने टाइमिंग आप उसमें डिवोट करने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात पता होगा टाइमिंग कितने डिवोट करने वाले हो, तो क्या होगा, मान के चलो आपने इस बार कोऑर्डिनेशन पे फर्स्ट टाइम आपने कोऑर्डिनेशन पे रिवीजन फर्स्ट जब आपने किया, रिवीजन 01 किया, तो आपने कोऑर्डिनेशन पे 2 आवर लगा। नेक्स्ट टाइम के रिवीजन में आपने क्या करना है, कुछ इसके टाइम जैसे नेक्स्ट रिवीजन करोगे, तो रिवीजन 02 अगर आपने किया, मान के चलो 1 वीक के बाद आपने फिर से कोऑर्डिनेशन को देखा, तो आपको इसमें टाइमिंग रिड्यूस्ड होनी चाहिए। टाइमिंग कितना होना चाहिए? कम से कम 1 आवर पे आना चाहिए। 1 आवर में आपने पूरी कोऑर्डिनेशन को रिवाइज कर लिया, तो आपके पास एक होना चाहिए रिटन फॉर्म में चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए टाइमिंग के रिगार्डिंग। तो आपने शुरू में 2 आवर लगाया था, अब 1 आवर लगा रहे हैं। सेकेंड चीज, जो कंटेंट आपने शुरू में लिया था, नेक्स्ट रिवीजन जब आप करते हो तो स्टेप 04 में उसी की बात करने वाले हैं। तो जब नेक्स्ट रिवीजन करते हो स्टेप तो रिवीजन 01 को हम रिवीजन 02 से कनेक्ट कर लेंगे, रिवीजन 01 को रिवीजन 2 से कनेक्ट करेंगे। तो मान के चलो आपने एक रिवीजन कंप्लीट कर लिया सपोज दैट किसी चैप्टर का, नेक्स्ट टाइम फिर से आप रिवीजन कर रहे हो, तो उस रिवीजन में क्या करना है, आपने जो शुरू में जो कंटेंट लिया था उस कंटेंट में कुछ ना कुछ रिडक्शन होना चाहिए। आपके कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ छोड़ना है जो आपको जनरली लग रहा है। सो ये मैं बार बार भूलता हूँ, उस कंटेंट को उस कंटेंट में उस पॉइंट को आपको हाईलाइटेड होना चाहिए। जैसे सपोज दैट किसी का लिगेंड का चार्ज भूल रहा है, लिगेंड पे कितना चार्ज होता है, ऑक्जेलेटो पे कितना चार्ज होता है, EN पे कितना होता है, सल्फेटो पे कितना होता है, समझ में आ रहा है ना। इथाइल डेमेंस टेट्राएसिटेट EDTA पे क्या होता है, हेक्साडेंटेट होता है कि बाइडेंटेट होता है। तो नोमेनक्लेचर में जो पढ़ते, जैसे सपोज VVT में, CFT में SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या कंसेप्ट है, वीक फील्ड लिगेंड का क्या कंसेप्ट है, SFL कौन कौन सा लिगेंड शो करता है, आइसोमेरिज्म में किस किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या किस किस टाइप का, MA2B2 में क्या होगा, MA3B3 में होगा, कितने टाइप के आइसोमेरिज्म क्या। कहने का मीनिंग क्या है, सो आपने कुछ जब रिवीजन 01 कर रहे हो तो आपने कंटेंट में आपने कुछ मार्क किया होगा, तो आपका जो नेक्स्ट टाइम का जो रिवीजन 02 के लिए आपने एक चिट फॉर्म में जो बनाना है उसमें आपका कंटेंट रिडक्शन होना चाहिए। सिंपल सा, रिवीजन 01 को रिवीजन 02 से क्या कनेक्ट करने का मतलब बता रहा हूं। सो आपने रिवीजन 01 में जो कंटेंट लिया उसमें आपका नेक्स्ट रिवीजन में कुछ ना कुछ रिडक्शन होना चाहिए। आपने कुछ चीज़ों को छोड़ना है जो आपको ऑलरेडी पता है, उसको छोड़ना है। उसके बाद टाइमिंग, अगर आपका नेक्स्ट टाइमिंग 2 आवर लगा है, फर्स्ट रिवीजन में 2 आवर की टाइमिंग लगा है, तो नेक्स्ट आवर में यही रिवीजन कितना होना चाहिए, 1 आवर की हो जानी चाहिए। इसी तरह अगर फिर से मान के चलो आपने रिवीजन 3 लेने की कोशिश किया, तो आपके कंटेंट भी काफ़ी शॉर्ट है, आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स आपके पास तैयार है। सेकेंड चीज़ क्या है, 1 आवर के जगह पे आप हाफ एन आवर में पूरी कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर रहे हो। तो इसके वजह से क्या होगा, आप हर एक चैप्टर्स पे इक्वली फोकस कर पाओगे, इक्वली टाइम डिवोट कर पाओगे, आपको वेटेज अकॉर्डिंग आपकी रिवीजन होगी। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो सिंपली मैं बच्चे को सजेस्ट करना चाहूँगा, सो जो भी बच्चे अभी रिवीजन में अपने को एंगेज करने जा रहे हैं, रिवीजन करने से पहले वो अपना एक
रिवीजन स्ट्रेटजी बनाए एवरी चैप्टर्स का, जिस चैप्टर को वो रिवाइज करने जा रहे हैं एवरी चैप्टर्स का उनके पास एक रिवीजन स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीड करना चाहते हैं। रिवीजन स्ट्रेटजी में कंटेंट, चैप्टर वाइज एनालिसिस, टाइमिंग, और आप देखो रिवीजन 01 से जब रिवीजन 02 पे जा रहे हो तो क्या आपके कंटेंट में कोई रिडक्शन होना है तो आप कंटेंट को रिड्यूस करो, मे बी 50% तक कर दो आप, तो टाइमिंग भी आपका 50% रिड्यूस होना चाहिए। मान के चलो कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो उसको और आपको कन्फ्यूजिंग भी है, तो आप उसको में क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कम रिडक्शन 75% रिड्यूस करो, टाइम को भी थोड़ा सा 3/4 कर दो। तो कहने का मीनिंग ये है, तो जैसे जैसे टाइमिंग आपकी बढ़ेगी, जैसे 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 नेट 2021 आपका नियर अबाउट आते जाएगा, आप पे प्रेशर बढ़ने वाला है, तो प्रेशर को लाइट करने के लिए, प्रेशर को नहीं लेने के लिए आपकी एक रिवीजन की जो प्लानिंग होगी वो काफ़ी इफेक्टिवली होना चाहिए। और वो रिवीजन की प्लानिंग आप ये 4 स्टेप में करते हो तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ आप 100% रिवीजन किसी भी चैप्टर को इफेक्टिवली कर पाओगे। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो कंटेंट, चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस एंड टाइमिंग, इसको बेहतरीन तरीके से यूज करना है और रिवीजन 01 को रिवीजन 02 से कनेक्ट करना है। तो ये मैं एक रिवीजन का तरीका बताया। सो रिवीजन आपको करना कैसे है, आगे हम बात करते हैं। तो रिवीजन, प्री रिवीजन स्ट्रेटजी का, यानी कि रिवीजन में हम ये बोल रहे हैं तो जब भी आप रिवीजन करो उससे पहले क्या करो, एक प्री रिवीजन नोट, प्री रिवीजन चिट मेक ए प्री रिवीजन चिट and paste on स्टडी टेबल। सिंपल, यानी कि आप क्या करो, एक प्री रिवीजन चिट बनाओ, प्री रिवीजन स्ट्रेटजी चिट बनाओ और पेस्ट करो उसको स्टडी टेबल पे। ठीक है, इस प्री रिवीजन में आपको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। स्टेप 01 में आपको कंटेंट का ध्यान रखना है, आज मैंने डिस्कस किया कंटेंट को। स्टेप 02 में कंटेंट के बाद आपको ध्यान रखना है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एनालिसिस, टॉपिक वाइज वेटेज का। स्टेप 03 में जो आपको ध्यान रखना है वो टाइमिंग का, तो टाइमिंग आप उसमें कितना लगा रहे हो। और स्टेप 04 में आपको ध्यान रखना है, सो इस रिवीजन 01 अगर आपने किया है तो उसको नेक्स्ट रिवीजन 02 से कनेक्ट कर पाए, यानी कि जो आपने ये सारे कंटेंट, टॉपिक वाइज वेटेज, टाइमिंग का जो आपने बनाया है उसको नेक्स्ट रिवीजन में आप यूज कर पाए। यानी कि नेक्स्ट रिवीजन के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपके कंटेंट क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, टाइमिंग वो भी रिड्यूस्ड होना चाहिए। ये चीज़ों का आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवीजन का प्लान कर सकते हो। बच्चों, जब रिवीजन आप कर लेते हो तो आप टेस्ट की तरफ जा रहे हो। तो जैसे ही आप कोई टेस्ट लिख रहे हो तो टेस्ट में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, तो टेस्ट आप रैंडम प्लान मत करा करो, टेस्ट में एक प्रॉपर सेक्शंस को प्लान करो। मान के चलो आपने एक फर्स्ट मॉक टेस्ट लिखा है, फर्स्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो, सपोज मॉक टेस्ट 01 दे रहे हो, तो आपको फुल सिलेबस तो आपने कर लिया है ना, तो फुल सिलेबस में एक स्पेशल सेक्शंस को उठा लो जिसके क्वेश्चन इस बार आपको रॉन्ग नहीं करने हैं। आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, मान के चलो आपने इस बार ऑर्गेनिक को हैंडल किया, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फुल कंप्लीट करो। एडिशनली आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन में भी टेस्ट में अटेम्प्ट करो, लेकिन ट्राई ये करना है उसमें एक्यूरेसी अच्छी हो। लेकिन किसी भी तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फर्स्ट मॉक टेस्ट 01 में कंप्लीट करना है। एडिशनल के तौर पे आप इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को भी करोगे, लेकिन आपकी मैक्सिमम रिवीजन की स्ट्रेटजी किसके क्रॉसपोंडिंग होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद। नेक्स्ट टेस्ट में जब आप टेस्ट 02 डाल रहे हो तो उसमें ऑर्गेनिक तो ऑलरेडी आपने रिवीजन कर लिया है, तो अब आप नेक्स्ट सेक्शन सपोज फिजिकल को उठा सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री की प्लान कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री कर लो आप। अब क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री पे 70 से 80% टाइम, और जो टाइम हो गया वो 20 से 30% टाइम कहाँ पे डालना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको जितनी आती है वो जाके टेस्ट में करे,
लेकिन आपका जो फर्स्ट रिवीजन में जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो अच्छी तरीके से मैसअप किया है, वो एडवांटेज आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इसलिए इसको 20 से 30% ही रिवीजन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका किया हुआ होगा, इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट आपने भी रिड्यूस किया होगा, टाइमिंग भी ऑलरेडी पहले से कम लगने वाला है, ऑलमोस्ट 50% लगे तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको 20 से 30% आप अपने टोटल टाइमिंग जितना केमिस्ट्री में आप डिवोट कर रहे हो, उसका 20 से 30% ही ऑर्गेनिक पे लगाना है, बाकी टाइमिंग कहाँ लगाना है? फिजिकल केमिस्ट्री पे। नेक्स्ट टेस्ट जब प्लान कर रहे हो, टेस्ट 03, तो आप ऑर्गेनिक आपका हो चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री आपने कर लिया, अब जो टाइम बचेगा वो इसको क्या करना है? इनऑर्गेनिक पे डिवोट करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो यहाँ आपका 70 से 80% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाना चाहिए, बाकी के 20 से 30% आपको प्रीवियस ऑर्गेनिक और फिजिकल को रिवाइज करने के बाद। तो देख रहे हो आप 3 टेस्ट में सेक्शन वाइज चल के आपने पूरी सिलेबस को एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया। अब जब नेक्स्ट टेस्ट में जब आप जाओगे, टेस्ट 04, तो उसमें क्या होगा? ऑलरेडी आपका ऑर्गेनिक हो गया होगा, फिजिकल आपने एक बार रिवाइजन कर लिया होगा, इनऑर्गेनिक कर लिया होगा, आपका कंटेंट भी काफ़ी रिड्यूस्ड हो गया, टाइमिंग भी आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो कितने टाइम में पूरी फुल केमिस्ट्री में तैयार कर लूँगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चों टेस्ट 04 में आप उस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो सिंपली क्या मीनिंग है, जो रिवीजन का जो आपका स्ट्रेटजी है, उस रिवीजन स्ट्रेटजी को टेस्ट में इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करो। अगर आपने चैप्टर वाइज आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, तो सेक्शन वाइज जब आप करोगे तो इस स्ट्रेटजी का काफ़ी एडवांटेज मिलने वाला है आप इसको। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जब आप रिवीजन को टेस्ट से इंटरलिंक कर पाओगे, यानी कि रिवीजन वाले शेड्यूल को टेस्ट से इंटरलिंक कर पाओगे, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होगी। तो जो भी आप करते हो चैप्टर वाइज एनालिसिस को सेक्शन वाइज एनालिसिस से, सेक्शन वाइज एनालिसिस से जब आपने एक पार्ट को डन किया, नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे पार्ट को उठाए, उससे नेक्स्ट में तीसरे पार्ट को, इस तरीके से टोटल पार्ट को आप डन करते जाओ। सेकेंड चीज़ होता है, बहुत बच्चे देख रहे हैं उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहती है, जब वो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनकी काफ़ी मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जब आप पेपर करते हो तो कभी भी एक पेपर को, जैसे ऑर्गेनिक का सेक्शन आपने केमिस्ट्री का सेक्शन उठाया, पूरी केमिस्ट्री को आप फुल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि नेट के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम है, मैक्सिमम जो टाइमिंग है वो 1 मिनट्स का है। तो आप एक क्वेश्चंस पे कोशिश करो 1 मिनट से ज़्यादा ना लगे। इसके लिए क्या करो, सबसे पहले आप मान के चलो 45 से 90 के बीच हमें केमिस्ट्री का सेक्शन दिया हुआ है, तो 45 से लेके 90 तक 45 क्वेश्चंस है। इस 45 क्वेश्चंस को कोशिश करो जो क्वेश्चंस वन टाइम हो जाए, माने एक बार हमने देखा और हो गया, उस क्वेश्चन को पहले करो आप। जैसे सपोज दैट आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाटाज बेस्ड था, डायरेक्टली कंसेप्ट बेस्ड था, फॉर्मूला बेस्ड था, आपने जैसे ही देखा और आपसे हो गया, तो इस क्वेश्चन को आप पहले टिक कर लो। बच्चे फिर से आपको रिवीजन के लिए एक बार फिर से अपने को फिर से एक बार पेपर को स्कैन करो 45 से 90, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो मुश्किल से 20 सेकेंड से 30 सेकेंड में होने वाला है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वन कंसेप्ट बेस्ड है, उसको डायरेक्टली आप 10 to 15 क्वेश्चन को ऐसे ही लगा दो, जिसमें कोई न्यूमेरिक पार्ट नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लग रही है, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, उसको वन टाइम देख लो, फिर से आप रिटर्न हो जाओ, फिर से 45 to 90 एक बार फिर से। यानी कि कहने का मीनिंग ये है, अगर आप चाहते हो तो आपकी मिस्टेक्स कम हो, एरर फ्री हो, तो आप क्या करो, मल्टीपल टाइम पेपर को स्कैन करने की कोशिश करो। जब पेपर को आप मल्टीपल टाइम स्कैन करोगे, मल्टीपल टाइम पेपर को देखोगे, एक एक क्वेश्चंस को देखोगे, तो आपके मिस्टेक्स कम होंगे। तो मिस्टेक्स को रिड्यूस करने का यही तरीका है, मिस्टेक रिड्यूस करने का तरीका है, आप पेपर को बार बार देखा करो। कुछ क्वेश्चंस को देखा, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद उसको देखो, तो वहाँ पे मिस्टेक्स कहाँ पे आ रहा है, उस पेपर को देखने के बाद उसको करने के बाद जो है फिर करो। कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे सपोज दैट काफ़ी कैलकुलेटिव पेपर है, उसको कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको अभी अवॉइड करना है, क्योंकि 1 मिनट का जो थ्रेशोल्ड टाइम दिया गया है, इसी टाइम के फ्रेम में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, इससे ज़्यादा टाइम हम डिवोट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपनी एक्यूरेसी को ज़्यादा मेंटेन करके रखना है, ठीक। जब टेस्ट आप लिखते हो तो टेस्ट के बाद आता है उसका एनालिसिस। ये वाला जो पार्ट है, एनालिसिस वाला पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, टेस्ट देते हैं और टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं।
तो एनालिसिस नहीं कर पाते तो उनको अपनी मिस्टेक्स पता नहीं चलती है। तो मिस्टेक्स हम कहाँ पे कर रहे हैं? मिस्टेक्स के लिए आप एक डायरी लगाओ, एक नोट पैड बना लो, मिस्टेक्स कॉपी लगा लो, जिसमें आप अपने मिस्टेक्स को चैप्टर वाइज नोट डाउन करते चलो। चैप्टर वाइज कर सकते हो, सेक्शन वाइज कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक के आपके कुछ मिस्टेक्स हुए तो आप ऑर्गेनिक के एक केमिस्ट्री के लिए जो मिस्टेक्स कॉपी लगाए उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो। और ये भी एनालिसिस करो मिस्टेक्स हो किस में रहा है, क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने में हो रहा है, आप कंसेप्ट सही से नहीं लगा पा रहे हो, या मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो रहे हैं। जब तक आप अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस नहीं करोगे तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। और वही उसी टाइप का मिस्टेक आप फिर से नेक्स्ट निट में करने वाले हो। तो इस मिस्टेक्स को आप जरूर एनालिसिस करो। जितना टाइम आप रिवीजन और टेस्ट में लगा रहे हो उतना ही टाइम थोड़ा सा कोशिश करो एनालिसिस करने में। पेपर एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका मिस्टेक्स पता करना चलेगा। और अगर आपने चैप्टर वाइज कोई मिस्टेक्स कर रहे हो तो उस चैप्टर वाइज मिस्टेक्स में आप जरूर देखो किस टाइप के मिस्टेक्स हो रहे हैं। मैथमेटिकल एरर हो रहा है, या फिर आपने फॉर्मुलेटिक एरर किया है, आपने कॉन्सेप्ट वाइज एरर किया है, किस तरह का एरर किया है, उस एरर को रेक्टिफाई करो, फिर आप मूव ऑन हो जाओगे आगे की तरफ। अदरवाइज नेक्स्ट टेस्ट में फिर से आपने मिस्टेक्स करना है और वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसको प्रॉपर क्लियरली ढंग से आप अप्लाई करो। रिवीजन, टेस्ट और एनालिसिस का जो आपको मैंने एक शेड्यूल दिया, तो आप हर एक चैप्टर को रिवीजन करने से पहले, हर एक सेक्शन को रिवीजन करने से पहले आपके पास एक रिवीजन स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। उस चैप्टर के रिगार्डिंग, उस सेक्शंस के रिगार्डिंग आपके पास एक टाइमिंग फ्रेम होना चाहिए। सो आप इस चैप्टर या इस टॉपिक्स को या ये सेक्शंस को कितने टाइम में फिनिश करने वाले हो। अगर आप इस तरीके से करते हो तो मैं आपके एक अच्छे मार्क्स का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो और नीट 2020 में आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।